वाई एंग्लो सेक्शन लिटरेचर मैटर्स टुडे। इसी पे आज टॉपिक डिस्कस करेंगे कि आज की जनरेशन में भी एंग्लो सेक्शन, क्योंकि वो बहुत पुराने टाइम का है, वो क्यों मैटर करता है अभी भी। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ है ना कि हमारी जो बोलचाल की जो भाषा है, जो भी हम छोटे मोटे वर्ड्स यूज़ करते हैं इंग्लिश के, जैसे अभी मैंने पूरा सेंटेंस हिंदी में बोला लेकिन एक ये वर्ड इंग्लिश में मैंने यूज़ किया। तो ऐसे इंग्लिश के जो वर्ड्स बहुत सारे हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, उसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं जैसे कि होम है, मदर है या स्टोरेज है। ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं ना जो ओल्ड इंग्लिश से आते हैं, एंग्लो सेक्शन पीरियड से आते हैं। और इसका कंट्रीब्यूशन 26% के आसपास ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन हमारी डे टू डे लाइफ में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं जो ओल्ड इंग्लिश के टाइम के हैं। दूसरी चीज़ जो है कि उस टाइम के जो भी लिटरेरी वर्क्स रहे हैं, जैसे बेओवुल्फ है, या इससे पहले की वीडियोस में मैंने द सीफेरर डिस्कस किया था। तो इस तरीके के जो बहुत प्रोमिनेंट लिटरेचर है ना, वो आज के लिटरेचर को बहुत ज़्यादा, आज के लिटरेचर को या आज के सिनेमा को भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे उस टाइम में जो फैंटेसीज़ यूज़ होती थी या जो हीरोइज़म या ऐसी चीज़ें यूज़ होती थी, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी ऑलरेडी। रोमन्स के बारे में कन्क्यूस्ट जो हुआ, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी, इन चीज़ों का इन्फ्लुएंस उस टाइम के लिटरेचर पे रहा है। और धीरे धीरे करके उन चीज़ों ने उस टाइम पे जो लिखा गया, उन्होंने आगे कैसे इन्हेंस करना है, कोई कमी है उसे कैसे पूरा करना है, या कौन कौन से पार्ट्स मिसिंग रह गए। क्योंकि जब हम वो चीज़ें लिखी जाने लगी और ज़्यादा इस पर इन्फ्लुएंस रहा है। क्योंकि हम कभी भी, जैसे आज के टाइम पे अगर मैं कोई चीज़ लिख रही हूँ तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स मेरे ध्यान पे होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैं सारी चीज़ें कवर कर लूँ। बहुत सारी चीज़ें हो सकता है छूट जाए। तो मेरे 10 साल 15 साल बाद कोई आया और मेरा लिखा हुआ कोई भी वर्क पढ़ रहा है, तो उसे लगेगा कि, क्योंकि वो मेरी सिचुएशन में नहीं है, तो उसे लगेगा कि ये चीज़ें भी इस टाइम पे थी, ये मिसिंग हो गई, ये और होता तो शायद ज़्यादा बेटर होता। या फिर मे भी उससे कुछ सीखने को मिले, कोई ऐसा पर्सपेक्टिव मेरी राइटिंग से मिले जो शायद उसके पास नहीं है। तो इस तरीके से इसने बहुत ज़्यादा शेप किया है पूरे लिटरेरी वर्क को। और जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि ये जो एक लिटरेचर है ना, ये हमें एक ऐसा विंडो देता है ना जिससे हम देख सकते हैं कि इसके बाहर क्या है। मतलब एक ऐसी लेंस देता है। जैसे लेंस की बात करें तो अभी जैसे इस फ़ोन का जो लेंस है, ये कैमरा जो यूज़ हो रहा है, इसके थ्रू ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगी, पता नहीं कौन कौन देखेगा। तो एक ये मीडियम हो गया। तो ये फ़ोन है, ये लेंस, इसमें जो कैमरा लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें ना एक मीडियम हो गई बहुत ज़्यादा चीज़ें ईज़िली स्प्रेड होने की, चीज़ें जान लेने की। तो ये एक इस तरीके से है ना कि एक लिटरेचर लिख के अब हम उस टाइम के कैमरा लगा के या टाइमर लगा के या फिर टाइम मशीन से हम पिछले टाइम में नहीं जा सकते। बट लिटरेचर इज़ समथिंग दैट वी हैव टू लुक आफ्टर दैट टाइम। हम उस टाइम के बारे में जान सकते हैं, वहाँ पे क्या होता था, उस टाइम पे लिटरेचर कैसा था, उस टाइम पे लिटरेचर शुरू कैसे हुआ, पोइट्री से स्टार्ट हुआ था। हमें लिटरेचर से ही पता चला कि पहले लिटरेचर ओरल स्टार्ट हुआ था, रिटन बहुत बाद में स्टार्ट होने लगा, बहुत बाद में लिखा जाने लगा। एक ये चीज़ है। आपने कभी साइकोलॉजी पढ़ी होगी या साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत भी कुछ पढ़ा होगा या एज अ सब्जेक्ट रहा होगा, तो आपको पता चला होगा कि इन सारी चीज़ों का लिटरेचर और साइकोलॉजी को बहुत जगह कंबाइंड किया गया है कि ये चीज़ें, ये दोनों जो चीज़ें हैं, दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं, वो अलग नहीं है, फॉर्म्स अलग हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसका रीज़न ये है कि लिटरेरी जो चीज़ें लिखी जाती है ना, जो लिटरेचर लिखा जाता है, इससे एक कॉग्निटिव साइंस एक वर्ड आता है साइकोलॉजी में। तो उसका मतलब ये होता है कॉग्निटिव साइंस अप्लाई करके हमें ये समझ में आता है कि पिछले टाइम में जो पोइट्स थे, जो ऑथर्स थे, वो जो चीज़ें लिखते हैं उसके पीछे उनके इंटेंशंस क्या थे, बिहाइंड द सीन क्या था, उन्होंने जो वर्ड्स यूज़ किए, जिस तरीके से चीज़ें एक्सप्रेस की, उससे पता चलता है कि उनका उस टाइम पे इमोशंस कैसे काम करते थे, कैसे इमोशंस थे, कैसे लोग एक्सप्रेस कर पाते थे चीज़ों को, सेल्फ अवेयर कितने थे। सेल्फ अवेयरनेस के, जैसे द सीफेरर में सेल्फ अवेयरनेस की बात हो रही है, कॉन्शियसनेस समझ में आती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इन चीज़ों का ना ट्रांसलेशन हुआ या एकेडमिक फॉर्म में चीज़ें आई। अब जैसे अगर विलियम वर्ड्सवर्थ ने कोई चीज़ लिखी है अपने टाइम पे, मे भी ऐसा हो सकता था कि सेम एज़ इट इज़ हमारे सामने आती, हम पढ़ लेते, फिर क्या समझते, क्योंकि लंबी लंबी पोएम्स होती हैं, 7-7 10-10 पन्ने की पोएम्स होती हैं, आपने पढ़ी होगी। तो इससे मतलब वो इजी नहीं है उतना, हम लोग
नहीं पढ़ते अगर ये एज अ सब्जेक्ट होता तो शायद ही, लेकिन ये एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ। एक पोइट्री है जिसका अब 10 पन्ने की पोइट्री नहीं पढ़ सकते, सारी पोइट्रीज अगर 10 पन्ने की 20 पन्ने की या एक एक पोइट्री की एक बुक होने लगी फिर तो हो चुका काम। लेकिन इसे ना एकेडमिक तरीके से जो यूज़ किया, एकेडमिक्स में जो आए, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जिससे हम जान पाए और ज़्यादा उस टाइम के बारे में और ज़्यादा सीख पाए। और उस टाइम के लिटरेरी वर्क्स पे जो क्रिटिसिज्म हुए थे, जो नया नया रेलेवेंस हमें जो समझ में आता है नई नई चीज़ों से, बहुत सारे ऐसे और लिटरेरी जाइंट्स रहे हैं ना जिन्होंने लिटरेरी वर्क्स को रिवाइटलाइज किया है बहुत अच्छे तरीके से। एकेडमिक यूज़ के लिए बहुत सारे ट्रांसलेशंस भी हुए हैं। तो ये सारी जो चीज़ें, इसके अलावा और बहुत हैं, लेकिन ये सारी जो कुछ मेजर चीज़ें थी जो ये बताती हैं कि एंग्लो सेक्शन एज का आज भी क्यों रेलेवेंस है, क्यों आज के टाइम पे भी वो इम्पॉर्टेंट है, उस टाइम का लिटरेचर क्यों इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा और जो भी टॉपिक्स होंगे, जो भी इससे रिलेटेड बात होगी एंग्लो सेक्शन एज से, मैं आगे की वीडियो में इसमें कवर करूँगी। आपको अगर कोई टॉपिक लगता है जिस पर वीडियो बननी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताएँ। एंड माई नेम इज़ दिशा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।